नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ 17 जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस और इंसिडेंट्स को लेकर, जो आने वाली परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये क्लास सभी वर्ग की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप SSC दें, कांस्टेबल दें, MPSI दें, बैंकिंग का एग्जाम दें, MPPSC या UPSC जैसे एग्जाम अगर देख रहे हैं आप, तो सभी के लिए ये करंट अफेयर की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं, जिससे आपको आइडिया मिलता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। और दूसरा ये कि हम डिटेल टॉपिक्स को भी डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका जो गहन और डेप्थ में अध्ययन होना चाहिए वो भी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। दोस्तों, पहला प्रश्न है आज के इस लेक्चर का, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो है, ये हाल ही में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर शतरंज के भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। हाल ही में इन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स, ये याद रख लीजिएगा, ये प्रतियोगिता है शतरंज की। ये नीदरलैंड में, कहां पे हो रही थी? नीदरलैंड में हो रही थी। और यहां पर इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी डिंग लीरेन को हरा दिया और इनको हराकर इन्होंने भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी का खिताब हासिल किया है। तो काफी लंबे समय से हम देख रहे थे कि विश्वनाथन आनंद जो है वो शतरंज के क्षेत्र में भारत में नंबर 1 खिलाड़ी रहे, जो कि अब रमेश बाबू प्रज्ञानंद के द्वारा पीछे कर दिए गए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आ सकता है। ग्रैंड मास्टर जो होता है दोस्तों, शतरंज से संबंधित एक शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। शतरंज का जो खेल होता है उसमें 64 काले सफेद डब्बे होते हैं, याद रखिएगा 64 खाने होते हैं टोटल, जिनमें ये गेम पूरा खेला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंकिंग क्या है? जब दोस्तों विश्व में शक्तिशाली सेना की बात की जाती है तो भारत का स्थान चौथा आता है। भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना में चौथे नंबर की है। रशिया देखें, चाइना देखें, अमेरिका देखें, ये सबसे ताकतवर सेनाओं में सबसे नंबर 1 पर अमेरिका है, जिसकी सबसे ताकतवर सेना है। उसके बाद रूस की सेना है, तीसरे नंबर पर चीन की सेना है और चौथे नंबर पर सबसे ताकतवर भारत की सेना है। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की सेना दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना की लिस्ट में शामिल है दोस्तों। लेकिन हम लोगों को नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्मी में इतना भी हिम्मत है। पाकिस्तान की आर्मी जो है उसका कोई स्तर है ही नहीं, जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं। आतंकवादी पूरी व्यवस्था है उनकी। लेकिन भारत की सेना विश्व की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। हम यहाँ देखें तो ब्रिटेन का नाम इसमें नहीं है, ब्रिटेन की सेना का नाम इसमें नहीं है। ये ब्रिटेन वो देश है जिसने भारत को 200 सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा। ना ही कोई ऐसी मध्य एशिया की मुस्लिम कंट्री है इसमें जिसने लंबे समय तक हमारे देश में स्थापित अपने शासन को चलाया था। हमारा देश इन सब व्यवस्थाओं को पछाड़ते हुए इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है कि भारत विश्व गुरु था और आज भी विश्व गुरु है। शक्तिशाली बोल सकते देश है जो आज भी दुनिया को लीड करने की ताकत रखता है। ये ध्यान रखना है कि इतने कम समय में 1947 में हमको आज़ादी मिलती है। आज़ादी के बाद इतने कम समय में हम दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल आर्मी के तौर पर स्थापित हैं, दुनिया की 5वीं सबसे शक्तिशाली इकोनॉमी के तौर पर हम स्थापित हैं। तो ये निसंदेह भारतीयों की क्षमता का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है दोस्तों। बहुत जल्द हम लोग चाइना को, फिर उसके बाद रशिया को और अमेरिका को भी पछाड़ सकते हैं अगर हम ऐसे ही ग्रोथ करते रहे तो। याद रखिएगा, 145 देशों की टोटल सेनाओं में भारत की सेना का चौथा स्थान है। अगली बार देखें, तीसरा प्रश्न है, साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो पेट कमिंग्स का वर्ल्ड कप 2023 में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा दोस्तों। अच्छा, प्रदर्शन तो विराट कोहली का भी बहुत शानदार रहा, लेकिन पेट कमिंग्स चूंकि वर्ल्ड कप विजेता टीम के खिलाड़ी थे। दूसरी बात है कि पेट कमिंग्स का जो प्रदर्शन रहा है वो बैट और बॉल दोनों से देखने को मिला, इसलिए पेट कमिंग्स को दिसंबर 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड वो मिलता था। प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दोस्तों प्रारंभ से नहीं चलता, पहले प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ही मिलता था। लेकिन चूंकि खेल में हर महीने भी खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाने लगा, चुना जाने लगा, जिससे कि कहीं ना कहीं उनकी जो खेलने की क्षमता उसमें वृद्धि हुई है। पेट कमिंग्स का नाम याद रखेंगे। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, जस्टिस गंगोई जो है
ये इनको पूर्व जस्टिस हैं ये सुप्रीम कोर्ट के, जिनको असम का सर्वोच्च सम्मान जो है असम वैभव दिया जाएगा। 2019 में राम मंदिर का जो ऐतिहासिक फैसला आया था दोस्तों, उस फैसले के समय जस्टिस गोगोई थे दोस्तों, और इन्हें राज्यसभा सांसद भी बनाया था सरकार ने, और आज इन्हें असम वैभव का पुरस्कार दिया जा रहा है। तो 22 जनवरी को हम लोगों को धूमधाम के साथ दिवाली का उत्सव मनाना है। श्री राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगा और ये ऐतिहासिक क्षण है, याद रखिएगा। इसे बहुत धूमधाम से मनाना है। जितने दीपक आपने अब तक के दिवाली पर नहीं जलाए, उतने से ज़्यादा दीपक आप इस बार 22 जनवरी को मनाइएगा, और इसकी शुरुआत आप अभी से कर दीजिए तैयारियों की, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है जब राम अपने घर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, जस्टिस गोगोई जो रहे पूर्व, इन्हें असम वैभव का सम्मान दिया जाना है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट के साथ ये समझौता किया है। अगला प्रश्न, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो स्विट्जरलैंड करने वाला है ये शांति सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में हो रहा है, और उपराष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन भी किया, धनखड़ जी ने, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन थे जो 17 जनवरी के करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं। अब हम उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं जो चर्चा में रहे हैं हाल ही में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट, रेड रोड ड्रैगन। याद रखिएगा कि रेड रोड ड्रैगन जो है दोस्तों, ये एक पौधा है, जिसमें एक पौधे की एक प्रजाति है जिसमें लगभग 1000 प्रजातियां शामिल हैं, और इसमें आकर्षक फूल आते हैं जो अलग अलग रंग के होते हैं, सफेद, गुलाबी, लाल, नारंगी, बैंगनी कलर के फूल खिलते हैं इस पौधे में। भारत में हिमालय क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, और नागालैंड ने रेड्रो ड्रैगन आर्बोरियम जो है उसका राजकीय पुष्प के तौर पर भी इसको स्वीकारा है। ये माना जाता है कि कोई इसकी पंखुड़ियों को खा लेता है तो उसके गले में फंसी मछली की हड्डी, जो मछलियां खाते हैं उनको निकालने में सहायता मिलती है। इसके अलावा बड़े लेवल पर निर्वीरीकरण हो रहा है। इसके अलावा प्राकृतिक आवास का विनाश हो रहा है। कीट प्रजातियों पर संकट आने के लिए कहीं ना कहीं ये एक स्थिति में इस पर संकट देखने को मिल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है ये, हिमालय क्षेत्र में बेसिकली मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रख लीजिएगा कि इसको नागालैंड का राजकीय पुष्प भी आप लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तिरुवल्लुवर दिवस। याद रखिए, तमिलनाडु के प्रसिद्ध संत रहे तिरुवल्लुवर, और इनके योगदान को याद रखने के लिए पोंगल के एक हिस्से के तौर पर 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे मकर संक्रांति के त्यौहार को, सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति को देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से त्यौहार के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। पिछले लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता भी होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि जो पोंगल दक्षिण में मनाया जाता है, उसी के एक हिस्से के तौर पर तिरुवल्लुवर संत जो थे उनके योगदान को देखते हुए 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस भी मनाया जाता है। ये कौन थे दोस्तों? ये संत थे जिनको वल्लूर के नाम से जाना जाता है। मायलापुर को पहले चेन्नई कहते थे, जो आज तमिलनाडु का हिस्सा है। यहाँ पर ये पहले रहते थे। ये कहा जाता था कि ये बुनकर थे, जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं, और इन्होंने नैतिकता पर आधारित दोहे लिखे हैं, और इनके संग्रह को तिरुक्कुरल के लेखक के तौर पर जाना जाता है। तो तिरुक्कुरल के लेखक जो है वो कौन है? तो याद रख लीजिएगा, तिरुवल्लुवर है, याद, ठीक है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, असम की मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। असम में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया गया दोस्तों। जब हम इसकी बात करते ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण स्तर पर महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता देने के लिए यह अभियान असम में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य अगर हम यहाँ देख लेते हैं तो इसकी हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई इनके लिए क्या क्या अर्हताएं हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रति सदस्य को 1 लाख रुपए लक्ष्य वार्षिक आय के साथ ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों में परिवर्तित करना इसका लक्ष्य है। अर्हताएं के लिए याद रख लीजिएगा, अगर सामान्य और ओबीसी की महिलाएं हैं तो उन्हें 3 बच्चों तक सीमित रहना पड़ेगा। अगर आप इस योजना के अंतर्गत आना चाहते हैं तो आपके 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। ST SC के लिए अधिकतम 4 बच्चों तक लाभ है। मोरन हो, मोटोक हो, ट्री टाइप्स हो, इसके लिए अधिकतम 4 बच्चों तक छूट है। अन्य शर्तें भी हैं इसकी, जैसे बालिकाओं की शिक्षा। यदि लाभार्थी के पास संतान के रूप में बालिकाएं हैं तो उन्हें स्कूल में नामांकित जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास लड़की है, लड़की का स्कूल में नाम नहीं लिखा गया है तो उसको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। स्कूल ना जाने वाली
कम उम्र की लड़कियों के लिए भविष्य में नामांकन हेतु एक हस्ताक्षरित उपक्रम निर्धारित करना पड़ेगा। मतलब आपकी लड़की अगर छोटी है, उसकी उम्र कम है, स्कूल नहीं जा सकती, तो आपको इस बात को सुनिश्चित करके देना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम हमारी लड़की को स्कूल जरूर भेजेंगे, इसको पढ़ाएंगे जरूर। तो अगला देखिए, वृक्षोपण अभियान का भी इसमें है। लाभार्थियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सरकार के वृक्षारोपण अभियान अमृत वृक्ष आंदोलन के तहत पेड़ भी लगाएगा वो। तो ये सारे के सारे शर्तों को जो पूरा करता होगा उसे इस योजना का लाभ मिलने वाला है दोस्तों। तो एक अनोखी शर्तें यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन शर्तें बड़ी अच्छी हैं। इससे कहीं ना कहीं समाज में व्यवस्था बेहतर होने की स्थिति में है। तो जो इन शर्तों का पालन करेगा उसे इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है। अगला है, दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा बनी प्रीक्षा। दोस्तों प्रीक्षा जो है ये दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा बनी है 15 जनवरी को। अमेरिका में 9 साल की प्रीक्षा है, भारतवंशी हैं और इन्होंने सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की लिस्ट में शामिल हुई हैं। यह सम्मान जॉन हॉपकिंस सेंटर फिर टैलेंटेड यूथ के द्वारा दिया जाता है। 2023-24 के सत्र में 90 देशों के 16,000 बच्चों ने इसमें टेस्ट लिया था, जिसमें हमारे देश की प्रीक्षा जो है वो शामिल हुई है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, गरीबी रेखा से बाहर आने में एमपी तीसरे नंबर पर है। हाल ही में नीति आयोग ने 15 जनवरी को गरीबी रेखा को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं। मध्य प्रदेश जो है वो गरीबी रेखा से उभरने वाले राज्यों में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां लगभग 5.9 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां लगभग 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। और तीसरे नंबर पर देखें तो मध्य प्रदेश है। चौथे नंबर पर लगभग 1.87 करोड़ आबादी के साथ राजस्थान का नाम आता है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं। तो ये डेटा आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस बार की पीएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था। मध्य प्रदेश में पिछले 9 साल में 2.30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि प्रतिदिन 180 रुपए से कम कमाने वाले लोग जो होंगे वो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 41.3% लोग जो है भारत में अभी भी बेघर है, जिनके पास घर नहीं है। 31% लोग अभी भी टॉयलेट से वंचित है, जबकि हम स्वच्छ भारत अभियान में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट है, ये ऑक्सफोर्ड की नीति और मानव विकास पहल हो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हो, इन सब पर आधारित आंकड़े तैयार करता, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश गरीबी रेखा से उभरने वाले राज्यों में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम है, ठीक है। अगला है कि बिना केवाईसी वाले फास्टैग ब्लैकलिस्ट होंगे। भारत सरकार ने फास्टैग की व्यवस्था शुरू की थी दोस्तों, ताकि टोल पर वाहनों को अतिरिक्त समय रुकना ना पड़े, अतिरिक्त देरी ना हो और जो हमारे देश की सप्लाई चेन है वो बेहतर तरीके से संचालित हो सके, इसलिए फास्टैग की सुविधा की गई थी। अभी आप क्या करते थे पहले कि टोल जब आते थे तो वहां पर गाड़ी रोकते थे, गाड़ी रोकने के बाद फिर वहां पर आपका गाड़ी रोकने के बाद आप कैश देते थे और पेमेंट होता था। तो इसमें लगभग 2-3 मिनट का समय लग जाता था। और हर गाड़ी पे अगर ऐसा होगा तो लगभग ये मान लीजिए कि अगर एवरेज हम एक गाड़ी पे 3 मिनट का समय भी मान लें तो 10 गाड़ी पर 30 मिनट और 20 गाड़ी पर आपका 1 घंटे का समय बर्बाद हो जाता था। इस समय को बचाने के लिए, सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट को तीव्र करने के लिए सरकार ने निर्णय किया कि अब आपको टोल पे रुकने की जरूरत नहीं है। आपकी गाड़ी के ग्लास पर एक फास्टैग का बारकोड लगा होता है, उस बारकोड को अपने आप टोल पे रीड कर लिया जाता है और अपने आप आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और आप निर्बाध रूप से वहां पर चले जाते हैं। तो आपको रुकना ज्यादा नहीं पड़ता, इससे टाइम की बचत होती है। तो भारत सरकार ने फास्टैग की शुरुआत की, लेकिन इसमें हो रही अव्यवस्था को देखते हुए इसको अपडेट किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया है कि खाते में रुपए जमा होने के बावजूद अधूरे नो योर कस्टमर केवाईसी वाले फास्टैग 31 जनवरी तक बंद हो जाएंगे। मतलब जिसने अपने फास्टैग का केवाईसी नहीं करवाया वो केवाईसी फास्टैग बंद हो जाएगा। तो कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक लेटेस्ट फास्टैग केवाईसी की प्रक्रिया कर लीजिए, वरना आपके फास्टैग बंद हो जाएंगे। भारत सरकार ने एक वाहन एक फास्टैग नीति का पालन करने की अपील की है कि आप एक फास्टैग एक वाहन के लिए रखाइए। अगर आपके पास 10 वाहन है तो 10 फास्टैग आपको लेने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कहा है कि पुराने बैंकों से संबंधित फास्टैग को वापस लेंगे, नए तरीके से केवाईसी करके फास्टैग को आपको अपडेट करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा ये ध्यान रखिएगा
कि जो फास्टैग होता है उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, मतदाता पहचान पत्र चाहिए होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास इनमें से कोई एक दस्तावेज नहीं है तो आपका फास्टैग नहीं बनाया जा सकता। 1 दिसंबर 2019 को ऑटो टोल कलेक्शन के लिए फास्टैग जो है वो जारी किया था ताकि टाइम बचाया जा सके, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक है मेसी बने फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर। याद रखिएगा 15 जनवरी को लंदन में फीफा अवार्ड्स सेरेमनी का आयोजन किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा सबसे पहले कि फीफा अवार्ड्स 2023 की सेरेमनी कहां हुई है? लंदन में हुई है, ब्रिटेन में। इसमें अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेसी हैं उन्हें फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है। मेसी लगातार दूसरे साल मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते हैं। पिछले 4 साल में 3 बार यह अवार्ड मेसी को मिला है। इसके अलावा स्पेन की आइताना बोनमती वुमन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 बनी है। याद रखिएगा कि एक ही साल में विमेन फुटबॉल के 4 टॉप अवार्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है आइताना बोनमती, जिन्होंने यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हो, बैलन डी और वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल अवार्ड जो है, ये सारे के सारे अवार्ड एक साल में अगर एक महिला जीती है तो वो है आइताना बोनमती, जो स्पेन की हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और बार्सिलोना के लिए ये कहीं ना कहीं फुटबॉल भी खेलती हैं। इसके अलावा मैनचेस्टर सिटी के पेप ग्वार्डियोला जो है उनको बेस्ट कोच का अवार्ड मिला, तो बेस्ट कोच इनको मिला है। इसके अलावा ब्राजील के गिलहर्म मद्रुगा जो है इनको पुस्कस अवार्ड मिला हुआ है दोस्तों। पुस्कस अवार्ड जो होता है वो बेस्ट गोल मारने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पुस्कस अवार्ड का संबंध किससे है? जो खिलाड़ी फुटबॉल में सबसे बेहतर गोल मारता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ब्राजील के एंडरसन जो है दोस्तों इनको मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मेरी इप्स जो है इनको विमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला ने फीफा के कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। इंग्लैंड विमेंस टीम की हेड कोच सरीना विगमैन ने लगातार दूसरे साल कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। अर्जेंटीना के ह्यूगो डेनियल ने यहां पर फीफा फैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। और ब्राजील के मार्टा को फीफा का स्पेशल अवार्ड मिला है, जिन्हें ब्राजील के बोल सकते हैं कि 175 मैच में से 115 गोल किए हैं। तो फीफा का स्पेशल अवार्ड किसको मिला है? तो ब्राजील की मार्टा को मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने फीफा अवार्ड की बात की। इसके बाद एक और है कि पीएम मोदी ने NACIN का उद्घाटन किया। 16 जनवरी को पीएम मोदी 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। यहां पलासमुद्रम जो है यहां पर इन्होंने स्टे किया और यहीं पर नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नार्कोटिक्स के परिसर का उद्घाटन किया है। 2014 में जब आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था तेलंगाना को अलग करके, तब इसकी घोषणा की गई थी। 2022 में निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जो इन्होंने इसकी कैंपस की भूमि पूजन किया था और 2024 के 16 जनवरी को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है दोस्तों। जिस प्रकार से IAS अधिकारियों के लिए उत्तराखंड के मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, IPS के लिए हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, उसी तरीके से जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कस्टम के ऑफिसर रहेंगे उनके लिए ये इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बारामूला स्टेडियम का नाम बदला गया है, इसका जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा, इन्होंने इसका उद्घाटन किया दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि पहले CDS जो थे भारत के वो जनरल बिपिन रावत थे और 8 दिसंबर 2021 को बोल सकते हैं इनका दक्षिण में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था दोस्तों और इनका जो अधिकतर काम रहा है वो जम्मू कश्मीर के इन क्षेत्रों में रहा है, इसलिए जम्मू कश्मीर के स्टेडियम का नाम इनके नाम पर पड़ा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बारामूला स्टेडियम जो है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस करंट अफेयर की क्लास में क्वेश्चंस भी देखे, टॉपिक्स भी देखे डिटेल में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक, नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।